खबर यूएनएचआरसी के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने खूब लताड़ा है। भारत ने कश्मीर और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर पाकिस्तान को चंगत होया और कहा कि बार बार पाकिस्तान यूएनएचआरसी जैसे मंच को झूठे आरोपों के लिए इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी सख्त चेतावनी दी कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने अपने जवाब में पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने वाला देश भी कहा। इंडिया की एजुकेशन आप उनकी इंग्लिश देख लें, गूगल पे उनकी इंग्लिश चलती है, पाकिस्तान की इंग्लिश है ही नहीं गूगल पे। उनकी इंग्लिश पे गूगल चलती है, हमारा कुछ भी नहीं है। उनके बच्चे इतने बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं फार इधर हमारे बेचारे किसी को पता नहीं इंग्लिश होती क्या। गरीब सारे मर रहे हैं, उर्दू नहीं सही तरह बोलने आती, उर्दू नहीं आती किसी को। तो ये कश्मीर क्या है, ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी। देखें ये तो सबको पता 70 साल से मसला चाह रहा है कश्मीर का, ये हल होना ही नहीं। 1990s में भारत के पास सिर्फ 2 हफ्ते का के प्रोजेक्ट चीजें परचेज करने की रकम मौजूद थी। ये कल की बात नहीं है, नरसिम्हा राव और उसके बाद हमारे मनमोहन सिंह साहब के दौर की बात है। लेकिन आज देखें आज के इतने 1990 से और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। पाकिस्तान रुपये की बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू है। पाकिस्तान की जो है ना बिल्कुल इन्होंने सियासत में बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू कर दी है और इन लोगों ने शर्म नहीं आती। इतना अरसा हो गया इनको, 72 साल 75 साल हो गए हैं, इन्होंने एक अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ अपने पेट के लिए लगे हुए हैं। इनका और कोई काम नहीं है मुल्क में। हमारे यहाँ एक स्लोगन है, खाते हैं तो लगाते भी तुम्हें, इससे क्या मतलब? ये सारा झूठ है। खाते हैं लगाते हैं वो इनके खास बंदे हैं। जब तक हमारे हुक्मरान बैठ के कमेटी नहीं ना बनाएंगे कि क्या हमने करना है, क्या हमने इस पे फैसला नहीं होएगा, ठीक है, तब तक कश्मीर का कोई हल निकल नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो मजाक बनता है कि अपने पाकिस्तान के मसले नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, रोजगार नहीं, कतरे कतरे पानी को लोग तरस रहे हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ कश्मीर में जुल्म नजर आ रहा है। ये जो हो रहा है हम पे, आप सब पे, ये जुल्म नहीं है? ये मैं कहता हूँ रोना आता है मैडम, ये रोना आता है, ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। कश्मीर जो है ना, सिर्फ इस टाइम कश्मीर को पता है, जो कश्मीर के लोग ना उनको रहना आ रहा है कि हम किस तरह रह रहे हैं, उनको सही मुसीबत पड़ी। हम तो इधर 2-3 नारे लगा दिए, यहाँ से रैली निकाल ली, ज़ाया किया पेट्रोल, आग लगा दी, फ़ायदा अपने मुल्क को ही नुकसान दे रहे हैं। इंडिया सही कहता है, मोदी ने कहा है कि अब ये पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा और बात हो या नहीं। ये स्टेटमेंट मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है। जी वायरल हो रही, जाहिर बात है, सबको नजर आ रहा है पाकिस्तान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, खोखला हो गया, बुनियादें खोखली हो गई हैं। जब हमारी फौज ही नहीं सही, हुक्मरान ही नहीं सही, क्या हुक्मरान एक दूसरे को गंदा किए जा रहे हैं, वो गंदा, वो गंदा, वो गंदा, वो गंदा, करना क्या है इन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रही। ये वहाँ बच्चों को तलीम दें, अच्छी बच्चों के तलीम बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तलीम है ही जरूरी, जब तक तलीम नहीं ना होगी इस मुल्क पाकिस्तान में, कोई लड़का नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे अगर इंडिया की जैसे बात की, वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर व्हाइट कॉलर जॉब दे रहे हैं, IITs बना रहे हैं, ठीक है, एम्स वहाँ पर बन रही है, और अपने मुसलमान बच्चों को कहते हैं बेटा बड़े होके ना कश्मीर में जहाद करने जाना है। नहीं, जहाद का तो मसला जहाँ तक है ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाद करो। और आज के इंडिया, आज के भारत में क्या फर्क नजर आ रहा है। ये सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमें जंगों से निकल के IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जाना होगा। हमें सीखना होगा कि दुनिया तरक्की किस तरह कर रही है। हमें गैरिजन स्टेट से निकलकर एक्सपोर्ट स्टेट बनना होगा। हमें गैरिजन स्टेट से निकल के बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा, वरना गुजारा नहीं है। आपने आज की जिस तरह एक मिसाल आप दे रहे थे भी कि किसी खातून के लिबास के ऊपर सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब है खूबसूरत या मीठा होना, खूबसूरत। तो आपने किसी एक मेरा पाकिस्तानी वतन अजीज का भाई पिस्तल लेके वहां पहुंच के कहता मैंने अभी इसको गोली मारनी। ये किस मजहब में आपको इसकी चीज की इजाजत है कि किसी को मार के, किसी जानवर को भी मार के आप खुदा को खुश करने का आपका प्लान है? ये किस तरह पॉसिबल है? अब मैं ये समझता हूं कि अगर दुनिया के किसी मजहब में भी अगर ये चीजें चल रही हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन। आप उसकी फिलॉसफी को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये जो जिस तरीके से हो रहा है, और जो खास कर ये रेडिकलाइजेशन का जो आइडिया इटसेल्फ है, इट इज हर्टिंग 1.9 बिलियन मुसलमान। आप ना सिर्फ पाकिस्तान में 1.9 बिलियन मुसलमान हैं। उनकी स्टोरियां इस वक्त मशहूर है। मैं एक आज सुबह मुझे पता चला है अलजज़ायर के अंदर जो एक नई दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका ठेका चाइना के पास है, और उसके बनाने के अंदर करप्शन है कि उसके नजर आ रहे हैं। कहते हैं अफ्रीका के सबसे बड़े मीनार होंगे, अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद होगी। जब वो मस्जिद को मैंने उसके देखा, साथ ही मुझे इलामा इकबाल का शेर नजर आ गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका।
मनों के अंदर चोर है, मन हमारे काले हैं। मस्जिदें बना के हम समझते हैं कि शायद हम खुदा की खुशनुदी ले लेंगे। तुम किस तरीके से खातून को कहते हो कि हलवा उसके लिखा था लिबास पे, उसको मार के जन्नत के टिकट लेने की कोशिश कर रहे हो? ये किस तरह की फिलॉसफी है चीमा साहब? ये हमें कहाँ लेके जाएगी? हाँ, ये जरूर मुझे याद आया है कि ये बाग किसने लगाया था। एक जनरल ज़ियाउल हक है, मैं उनके बारे में, उन्होंने डॉलर लेने के लिए उन्होंने ये इसकी पनीरी लगाई थी जिहाद की। उसके बाद हमारे मौलाना रिजवी साहब थे, वो बार बार चैलेंज दुनिया को करते थे, ए आया जे गौरी, ए आया जे गौरी, वो कहते गए। फिर हमारे मुर्शिद पाक आए हैं, दुख के साथ ये कहूंगा, उन्होंने जिस बंदे का नाम एज ए वजीर आज़म प्रपोज किया है, उस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि हमारे इस इलेक्शन में पीटीआई के बक्सों के अंदर फरिश्तों ने वोट डाले। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की पर यूएन में एक बार फिर भारत ने जोरदार पलटवार किया है। पाकिस्तान और तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसे लेकर भारत ने अपने राइट टू रिप्लाई यानी जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल किया है। भारत ने करारा जवाब देते हुए कहा कि जिस देश में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न संस्थाएं करती हों और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में खराब है, उसे भारत के खिलाफ बयान देने का अधिकार नहीं है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 55वें नियमित सत्र के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम तुर्की की ओर से भारत के आंतरिक मामलों से जुड़े बयान पर खेद व्यक्त करते हैं। उम्मीद है कि वह भविष्य में हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचेंगे। यह बहुत खेदजनक है कि परिषद के मंच पर एक बार फिर भारत के बारे में खुलेआम झूठे आरोप प्रचारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से भारत के व्यापक संदर्भों के संबंध में हमने पाया है कि परिषद के मंच का एक बार फिर भारत के खिलाफ स्पष्ट रूप से झूठे आरोप लगाने के लिए दुरुपयोग किया गया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा, एक ऐसा देश जिसमें अल्पसंख्यकों के सिस्टमैटिक उत्पीड़न को संस्थाएं सपोर्ट करती हैं, जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में निराशाजनक है, वह भारत पर टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान में ईसाई समुदाय पर हमले का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, अगस्त 2023 में पाकिस्तान के जरानवाला शहर में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रूरता की गई, जिसमें 19 चर्चों को नष्ट कर दिया गया, 90 ईसाई घरों को जला दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश को भारत पर बोलने का अधिकार नहीं जो यूएन के प्रतिबंधित आतंकियों को पालता है और उनका जश्न मनाता है। उन्होंने कहा कि हम उस देश पर और ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते जो दुनिया भर में आतंक के कारण खून खराबे के लाल रंग में डूबा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 55वां नियमित सत्र 26 फरवरी से 5 अप्रैल तक हो रहा है।